IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हे प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ मजे में, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। तो प्रणय कुछ आज डिस्कस करते हैं जरा डिफेंस पेंशन के बारे में, क्योंकि एक नई स्कीम आई है जिसमें एक तरह से जैसे कहते हैं एडहॉक सोल्जर, उनका नाम तो बड़ा बहुत ही बढ़िया है, अग्निपथ स्कीम वगैरह, लेकिन उसमें मुझे फीलिंग वैसी आई जैसे एडहॉक टीचर्स रखते हैं कि भाई सोल्जर्स हम 3 साल की बनाएंगे। थोड़ा शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए होता था, ये एक तरीके का शॉर्ट सर्विस कमीशन है सोल्जर्स के लिए कि 3 साल के लिए आए। तो क्या ख्याल है, तुमने डिफेंस पेंशन और डिफेंस बजट के बारे में पहले लिखा भी है कभी और हमने डिस्कस भी किया, तो क्या लगता है तुम्हें इसके बारे में? हाँ सौरभ, तो इसे कह रहे हैं अग्निवीर और ये अग्निपथ स्कीम अच्छा। हो गई। हाँ हाँ, तो अग्निपथ, तो इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है, काफी टाइम से ये सॉल्यूशन बताया जा रहा है और अब शायद काफी मतलब डिटेल स्टेज पे पहुंच गया है ये डिस्कशन। तो इसके बारे में हम लोग सुनेंगे कुछ महीनों में, सरकार आएगी इस स्कीम को लेकर। तो ठीक है, मुझे ये लगता है सौरभ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका, बहुत सारे जवाब है, ऑप्शंस, विकल्प क्या है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये वही बात है ना, क्योंकि ये डिफेंस का मामला है तो फिर कई बार जो हम लोग आर्थिक तौर पे देखते हैं वो लागू नहीं होता है या फिर लोग मानना नहीं चाहते। हम लोगों ने इसके ऊपर काफी चर्चा की है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि ये है कि पेंशन्स जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए वो पूरी तरीके से अनसस्टेनेबल है और आगे जाके अभी इस दशक में ही हम लोगों ने देखा है कि पेंशन और सैलरी का जो बोझ है उसकी वजह से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब हम लोग जो टैंक खरीदते हैं वगैरह वगैरह, उन पर खर्चा काफी कम हो गया है। तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कमी इसमें हुई है जितनी बढ़ोतरी दूसरे पर्सनल कॉस्ट में हुई है। तो वो तो आज की बात है और ओआरओपी के चलते ये पेंशन और सैलरी का जो हिस्सा है डिफेंस एक्सपेंडिचर में वो और बढ़ता ही जाएगा। और मैंने इसका कुछ 10 साल का प्रोजेक्शन भी किया था और उससे ऐसा लगता है कि अगर आप डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा भी दो, अभी 2% जीडीपी के आसपास है, अगर उसको आप 2.5% जीडीपी के आसपास भी कर दो तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बहुत रूम मिलेगा। तो इस वजह से बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। 20 साल से जान रही है सरकार और कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एक सॉल्यूशन तो उभरेगा और इसका कुछ एक निवारण तो होगा। तो ठीक है, मैं आज ये बात करना चाहता था, इसके कुछ 6-7 सॉल्यूशंस हैं जो हम लोग चर्चा कर सकते हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक जाते हैं। लेकिन मेन जो चीज निकाल के आ रही है प्रणय, वो तुम ये कह रहे हो कि मूल मुद्दा है कि पेंशन जो है वो हमारे लिए जो है वो नहीं संभल रही हैं। तो अब हम सोल्यूशन तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर हम मेन मुद्दे से पहले तो मुंह चुरा रहे हैं, है ना? हमने उसको रख दिया कि इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, फिर ऊपर हम कितनी बैंडेड लगा लें। ठीक है, तो अब हम बेसिकली एक बैंडेड सरकार ने सजेस्ट करी है, तुम और 5 बैंडेड के बारे में बताने वाले हो। हाँ नहीं सौरभ, इसमें 2 चीजें, एक पेंशन अच्छा। आउटफ्लो जो सरकार की तरफ से होता है वो 2 चीजों का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, एक कितने लोग हैं जो पेंशनर्स हैं और दूसरा हर पेंशनर को कितनी पेंशन मिल रही है। तो आपको कम करना है तो ये इन दोनों चीजों में से किसी भी एक को कम कर सकते हैं या दोनों को कम कर सकते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं वो पेंशन अमाउंट जितना जा रहा है एक पेंशनर को, वो कम नहीं हो सकता उसका, क्योंकि हम लोगों ने, सरकार ने ऑलरेडी कमिट कर दिया। लेकिन ये सब जो सॉल्यूशंस है वो दूसरे चीज को अटैक कर रहे हैं कि जो पेंशनर की जो संख्या है उसे कैसे घटा दी जाए। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमने एक तरह से मान लिया कि अब हम उसको नहीं कर सकते, ठीक? जो मेरे हिसाब से गलती हम कर चुके हैं, लेकिन अब उस गलती को करने के लिए अब हम हमारे पास एक ही लीवर बचा है अब, और उस लीवर को हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जो संख्या है, एक अब ये है कि भई परमानेंट एम्प्लॉइज कम कर दो, टेम्परेरी एम्प्लॉइज के साथ कैसे काम चला सकते हैं, पर उसके अलावा और भी कुछ विकल्प है। हाँ,
बिल्कुल। तो ठीक। मुझे लगता है कि 4 मानदंड होने चाहिए इससे पहले कि हम लोग विकल्पों के बारे में सोचे। तो एक तो कितनी बचत होती है आर्थिक रूप से, उसी के ऊपर काफ़ी चर्चा होनी चाहिए। दूसरा हमारी सुरक्षा क्षमता जो है, उसपे बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा तो हम बोल सकते हैं कि 10 साल और आर्मी में इनटेक ही नहीं होगी, लेकिन उससे सुरक्षा क्षमता पे असर पड़ेगा। तो उस पर बुरा असर नहीं होना चाहिए, ये दूसरा मानदंड है। तीसरा, राजनीतिक साध्यता, मतलब पॉलिटिकल फीजिबिलिटी आप मान सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने देखा ओआरओपी वगैरह की वजह से। और चौथा, राष्ट्रीय जो पूरी संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली है, उस पे क्या असर होता है इस स्कीम्स का, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। तो ये 4 मानदंड को लेकर हम चले तो पता पड़ेगा ये विकल्प कैसे होता है। तो सबसे पहला विकल्प तो है एनपीएस लागू कर दिया जाए, जो हम लोगों ने पहले बात की है ना, ठीक। उसके ऊपर कि अभी सारा जो पेंशन का अमाउंट है वो सरकार दर साल अपने ही इनकम से दे रही है। तो उसके बजाय क्या एक सैनिक ही उनका एक छोटा सा सैलरी का हिस्सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इक्विवेलेंट अमाउंट सरकार भी डाल सकती है क्या? वो एनपीएस का सॉल्यूशन है, जो कि नॉन मिलिट्री एरिया में ऑलरेडी अप्लाई किया जा चुका है। लेकिन यही है सौरभ, ये सॉल्यूशन जो राजनीतिक साध्यता वाला पॉइंट है, उस पे एकदम फेल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी दोनों, इनफैक्ट जो 2019 वाले इलेक्शन थे, उसमें दोनों ही मेजर पार्टीज ने ओआरओपी का श्रेय लेने की कोशिश की कि देखो हमारी वजह से हो गया। तो हालांकि ये सबसे बेहतर सॉल्यूशन है, लेकिन इसके ऊपर इतना पॉलिटिकली डिफिकल्ट है कि इसका अमल होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और अभी कितनी सारी तो स्टेट गवर्नमेंट्स ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आ रही हैं कि न्यू पेंशन स्कीम के, तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिमांड है सरकारी कर्मचारियों से, क्योंकि उनको दिख रहा है वो साथ में काम करते हैं कि बॉस तू एनपीएस में, मैं ओपीएस में हूँ। तो ओपीएस तो बहुत ही अच्छी स्कीम थी ऑब्वियसली एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से। तो आपस में जब लोग एक साथ काम करते हैं तो उनको लगता है ना कि भाई हम क्यों पीछे रह जाएं, तो एक लॉबी बन जाती है उसके बाद, जिनकी एक पॉलिटिकल डिमांड है। बिल्कुल। तो वही बात होगी। हालांकि ये बात भी है, जो एनपीएस मिलिट्री सैनिकों के लिए होगी वो काफी अलग होनी पड़ेगी बजाय इसके जो नॉर्मल सिविलियंस के लिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ 15-20 साल के लिए सर्विस कर रहे हैं। तो वो लोग जितना कंट्रीब्यूट करेंगे अपने सैलरी से, वो इतना अमाउंट हो ही नहीं पाएगा जिसकी वजह से उन्हें अच्छी पेंशन मिल जाए। तो इसका मतलब है कि सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% आज की डेट में जितना है उससे कहीं ज्यादा होना पड़ेगा, 20% शायद वगैरह। लेकिन खैर अभी तो इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है, क्योंकि कोई मानना ही नहीं चाहता कि हम ओआरओपी की से तो हम लोग दूसरी दिशा में चले गए, तो अब एनपीएस का और उसका फासला तो और भी बढ़ गया है ना। तो ये एक हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन जो है वो जनरली जिसे लोग कहते हैं इंडक्शन, लैटरल इंडक्शन। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि जो सेवानिवृत्त सैनिक है उन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस में समाहित कर लिया जाए, और जैसे जैसे उनका करियर खत्म होता जाएगा उन्हें शायद एनसीसी वगैरह में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन लोग काफी कहते हैं, या लेकिन फिर इस सीआरपीएफ सॉल्यूशन, वगैरह में डाल सकते हैं बिल्कुल। वगैरह। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब सीआरपीएफ, सीआरपीएफ सीआईएसएफ वगैरह जो भी है वो या उसमें डाल दिया जाए। तो ये सॉल्यूशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है सौरभ, लेकिन फिर भी इसमें स्थान रिक्त है, काफी स्थान है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले लोग ही नहीं जाना चाहते। क्यों? इसके दो कारण है। एक तो लोग बोलते हैं कि जो उनकी सीनियोरिटी है और पे प्रोटेक्शन है वो उनको नहीं मिलती जब वो इस तरीके से लैटरल इंडक्शन में जाते हैं। तो इतना लोगों में इंटरेस्ट नहीं है, और शायद लोगों को पेंशन तो मिल ही जाती है, तो लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, वापस क्यों जाए इतनी जोखिम भरे जॉब में ना 15-20 साल बाद। तो एक ये कारण है। और दूसरा ये भी देखना चाहिए कि अगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है और होम मिनिस्ट्री है वो भी इस स्कीम के साथ तो इतनी उत्साहित नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि इसकी वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेस थोड़ी बूढ़ी हो जाएंगी, क्योंकि सब लोग जो सैनिक है ज्यादातर वो 15-20 साल ऑलरेडी एक्टिव ड्यूटी कर चुके हैं, उसके बाद आएंगे। तो उनका जो एक्टिव सर्विस ईयर्स है, जब वो मुश्किल जोखिम भरे इलाकों में जा पाएंगे, वो कम हो जाएगा, ऐसा उनका भी कहना है। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है, इसलिए वजह से इसके थोड़ा ठंडा रिस्पॉन्स मिला है इस स्कीम को। तीसरा हो जाता है टूर ऑफ ड्यूटी, जो हम लोगों ने बात की अग्निपथ स्कीम की। तो ये सरकार बोल रही है कि आप 3 या 5 साल, अभी तक डिस्कशन होना है कि कितने सालों के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ
इतने ही अमाउंट के लिए हम लोग मिलिट्री में भर्ती लेंगे कुछ लोगों की। ओवर टाइम वो कह रहे हैं कि 40% 40-50% आर्मी स्ट्रेंथ इस तरीके के लोगों से होनी चाहिए जो 3 या 5 साल ही सर्व कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी सरकारी नौकरियों की वगैरह वगैरह, लेकिन कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो सरकार बोल रही है कि शायद पैसा बचेगा पेंशन का। तो ये एक स्कीम है। इसके बारे में आपकी कुछ राय थी? हाँ, तो ये यूएस भी ऐसा ही करता है ना, यूएस में ये बहुत ही कॉमन स्कीम है प्रणय। तो एक तो ये कि भई एक हमारी कंट्री की अलग खुद की, ऐसा नहीं है कि हम ही ने सिर्फ इस चीज़ का इजाद किया है, ऐसा तो नहीं है। यूएस में ये बहुत ही कॉमन तरीका है आर्म्ड फोर्सेस में हायरिंग करने का। लेकिन मैं जो इसमें मेन चीज़ बोल रहा था कि ये चीज़ मुझे लगता है कि ये थोड़ा जो जो एड हॉक वाला होता है, जैसे हम टीचर्स के लिए करते हैं वगैरह, आई मीन अक्सर हम लोगों ने बाकी जगहों पे भी देखा है। पहले तो इसमें भी यही होता है कि जो परमानेंट एम्प्लॉयी है और जो एड हॉक एम्प्लॉयी है, वो दोनों एक ही काम करते हैं। तो एक आपस में बेसिकली ये बन जाती है कि यार तो मैं सेम काम करने के मुझे अलग-अलग क्यों हम लोगों को सैलरी मिल रही है या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है? दूसरा, जिस तरह से होता है हम सोचते हैं कि हमको ऐसा चाहिए। अब तुम देखो कोई मान लो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो उस टाइम पे आर्मी क्या करेगी? जिसका 5 साल खत्म हो रहा होगा उसको बोलेगी चल यार तू 2 साल और रुक जा। एनीवे ट्रेन्ड आदमी है तुम्हारे पास, तुम उसी को चाहोगे ना कि आगे कंटिन्यू करे। तो इस तरह से वो 5 का 7 साल हो जाता है, 7 का 9 साल हो जाता है। उसके बाद में फिर आपको और खराब लगेगा कि भई दूसरे आदमी के साथ में आप एक तरह से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ना। आपने सेम काम लिया किसी इंसान 2 इंसानों से और एक को आपने ज़्यादा पैसे दिए, एक को कम दिए। तो ये तरीके की सिचुएशन आना बहुत ही कॉमन है इस टाइप की चीज़ में, तो सोचना चाहिए ठीक से। मेरे को जितना समझ में आता है कि यूएस में शायद सारे लोग इसी तरह से जाते हैं, ना कि थोड़े लोग या ज़्यादातर लोग जाते हैं इस तरह से। तो तब तो ये चलती है, तो ये ट्रांज़िशन का मामला है। हो सकता है अगर हमारे यहाँ पूरी वर्कफ़ोर्स इसी तरह से अलाइन्ड होती, तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हमेशा जो प्रॉब्लम होता है ना कि 2 स्टेट्स एक स्टेबल हैं, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाएँ, ये एक हमेशा प्रॉब्लमैटिक और सोचने वाली चीज़ होती है। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें यही मुद्दा है कि कार्यान्वयन कैसे हो इस स्कीम का। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए ये टूर ऑफ ड्यूटी की वजह से कोई अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा जब वो सिर्फ 5 साल के लिए सर्व कर रहा है। तो इसके लिए इस स्कीम में ये भी है कि सब लोग रिटायर नहीं होंगे 5 साल के बाद। कुछ लोग शायद जैसे 50% इनटेक इससे होगी तो 25% इन लोगों को कंटिन्यू करने दिया जाएगा आगे। तो आई थिंक सिलेक्शन एग्जिट गेट होगा, और अगर वो लोगों की परफॉर्मेंस मीट होगी तो वो शायद नॉर्मल जितना 15-20 साल का टर्म होता है उसमें भी सर्व करेंगे। तो ऐसी भी बात चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसकी वजह से देखो इतने सारे लोग जो ट्रेंड है वेपन्स यूज करने में वो समाज में आ जाएंगे, और इसकी वजह से समाज में ज्यादा हिंसा बढ़ सकती है। ये भी एक पॉइंट कहा जा रहा है। तो मतलब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। शायद उनको अगर हम लोग नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम जिसमें इतने रिक्त स्थान है उसमें शामिल कर लिए तो फायदा ही होगा। नहीं, लेकिन प्रणय ये चीज़ वैसे दूसरे देशों के शायद यूएस वगैरह में ये काफ़ी कॉमन है वैसे। जो वेटरन्स होते हैं उनमें वायलेंस के और इन सब के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे हिसाब से, और ये पुराने ज़माने में भी देखा गया है ना, जब वर्ल्ड वॉर 2 से काफ़ी सारे सैनिक या वर्ल्ड वॉर 1 से भी बाहर वापस आए थे, तो उन जगहों पे विद्रोह वगैरह होने के चांसेस बढ़ गए थे। जैसे जम्मू कश्मीर में ही जो विद्रोह हुआ था 1948 में, तो उसमें कहते हैं काफ़ी सारे जो हैं उस समय विद्रोह होने का काफ़ी कारण था कि बहुत सारे लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर से वापस आए थे और उसके बाद उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, और वो लोग जो हैं उस समय राजा के खिलाफ विद्रोह किया था उन्होंने 47 और 48 में। तो ये चीज़ हिस्ट्री में और इवन आज की डेट में मैं कहूँगा ये कंसर्न को ब्रश ऐसा नहीं कर सकते कि सीधे नकार दें। ये कंसर्न तो जायज़ है कि अगर आपके सोसाइटी में ज़्यादा लोग प्रोफेशनली ट्रेन्ड हैं, तो जो कि और बहुत थोड़े समय के लिए, ज़्यादातर क्या होता है आप रिटायर होते हैं और विद पेंशन, तो आप अलग तरह से बिहेव करते हैं। अगर मान लीजिए आप ट्रेन्ड हैं वायलेंस में और उसके बाद में आपके पास में कोई जॉब नहीं है, बेरोज़गार हैं आप, आपको पेंशन भी नहीं है कोई, तो चांसेस है ना कि जो आपका स्किल है वो गलत चीज़ों में यूज़ हो जाए। हाँ, तो एक्चुअली सौरभ मैंने इसका लिटरेचर थोड़ा पढ़ा है वेटरन्स अफेयर्स का, यूएस का ही लिटरेचर है। थोड़ा रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं। अच्छा। कुछ लोगों ने कहा है कि अगर इसमें जो लोग
पुलिस फोर्सेस में आते हैं इसके बाद, एफिशिएंसी वाइज, इफेक्टिवनेस वाइज वो बेहतर रहते हैं कंपेयर टू अदर रूट। बट हाँ, कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि कभी कभी इंस्टेंसेस हुए हैं वायलेंस के, तो मिक्स्ड है। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि एक किसी दिशा में हमें पता है इसका रिजल्ट क्या है, लेकिन खैर हर पॉलिसी के ऐसे दोनों हाँ, पहलू होते हैं, थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। एनालाइज तो तो वही है करना कि पड़ता पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मे बी इसका कोई है। तरीका होगा कि आप उनको, एक तो आप उनकी, वहां पे मैंने देखा एक और चीज, यूएस में एक बार हम ही ने सिस्टम भी बनाया था कि किस तरह से इसे आप मिलिट्री में जाके बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो आप कैसे जो उन्होंने मिलिट्री में सीखा है उसको, हिंदुस्तान में तो नौकरियों की बहुत कमी भी, मतलब अच्छे लोगों की कमी भी है, तो आप कैसे उन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में अच्छे जॉब्स दिला सकते हैं, इवन अदर बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये चीज मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरह से करने की जरूरत है, जैसे अभी हम करते हैं उससे बहुत बेहतर करने की जरूरत बिल्कुल। तो ये है, लेकिन वो ही है ना सौरभ, भारत में लोग हमेशा सरकारी नौकरी का थोड़ा अलग क्रेज है। है, अभी भी है। वो तो बिल्कुल, कोई बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए मुश्किल। ठीक है, खैर, तो ये चौथा ये है कि आप भर्ती कम कर दें, मतलब ओवर टाइम सोल्जर्स की संख्या ही कम कर दें। और इसकी भी ये सॉल्यूशन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आगे के जो फ्यूचर वॉर्स है वो शायद लोगों से तो नहीं लड़े जाएंगे, या फिर लोगों की का जो रोल है उसमें वो अलग होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। आपको इतनी बड़ी आर्मी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये एक सॉल्यूशन है। आप कोविड के चलते पिछले 2 साल से इनटेक ही नहीं हुआ है, भर्ती नहीं हुई है, तो इस वजह से भी हुँ, लोग कह रहे हैं कि अभी 2 साल तो काम चला लिया ना कम इनटेक की हुँ, के चलते, तो क्या हम इनटेक को कम कर सकते हैं आगे जाके। तो हुँ, इसके भी दो पहलू हैं। एक तो हाँ, हमें भविष्य में कम करना ही है और टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट को बढ़ाना है। पर दूसरा ये भी है सौरभ कि देखिए चाइना के साथ क्या हो गया, भारत का अभी लद्दाख में इतनी ठंडी में 12 महीने लोगों को तैनात करना पड़ रहा है। तो हमें बिल्कुल। और सोल्जर्स की अभी तो कोई इमीडिएट सॉल्यूशन है नहीं उसका, लोग चाहिए हुँ, ही चाहिए वहां पे ना। तो हुँ, हुँ, ये भी है, ये दूसरा पहलू है। अभी हम लोग टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर पे नहीं पहुंचे, तो अभी तक जो हमारे बॉर्डर्स है वहां पे लोगों की संख्या जरूरी है। तो ये हुँ। दूसरा पहलू है इस सोल्यूशन। और वहाँ पे हमको गश्त लगाने वाला सिस्टम है ना, आप गश्त लगा के प्रूव करते हो कि हम इस एरिया में आ सकते हैं। आप टेक्नोलॉजिकली कैसे करोगे? आप जा करके हम्म। अपना एक तरह से ये छाप छोड़ के आते हो कि भाई हम आ हाँ। सकते हैं यहाँ पे, आप एक पॉइंट प्रूव कर रहे हो। और ये हमको और जगहों पे करना है, क्योंकि चाइना हमारे को अलग-अलग जगहों पे पूरे बॉर्डर पे चैलेंज कर रहा है इसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे हम्म। एक थोड़ा-सा पॉलिटिकल इश्यू भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मिलिट्री इश्यू है। बिल्कुल। तो ये चौथा सॉल्यूशन है। पांचवा है सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी जाए। ये भी एक हुँ, सॉल्यूशन लोग कह रहे हैं कि आप 15 साल में रिटायर होते हो तो 15 साल की बजाय 20 साल में रिटायर हो जाओ। या फिर लोग कह रहे हैं कि जो ऑफिसर्स हैं, कुछ ऑफिसर्स 55 की बजाय 58 में रिटायर हो जाए वगैरह वगैरह। तो ये कुछ सॉल्यूशन है, लेकिन यही अगर हम वो 4 मानदंड जो मैंने कहे थे उससे आप देखें तो इसमें अगर आयु बढ़ेगी तो फिर जो मिलिट्री इफेक्टिवनेस है, ऐसा आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स कहते हैं कि वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप ज्यादा आयु में इतना जोखिम नहीं लेते लोग, ऐसा मानना है उनका, है ना। तो ये एक सॉल्यूशन है। इसमें मुझे लगता है उनको पुशबैक करना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे समय बदल रहा है, आई मीन लोगों की सेहत, खाना-पीना, हेल्थ वगैरह इम्प्रूव ही हो रही है प्रणय। तो ये जितने भी पुराने आई मीन हमारी जो पुरानी धारणाएँ हैं कि लोग कितनी देर तक काम कर सकते हैं, कितनी देर तक, कब तक उसको जवान बोला जा सकता है इंसान को, हम्म। वो चेंज हो रहा है। और मुझे लगता है आर्मी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए वो चीज़ ना, क्योंकि ये चीज़ बाकी जगहों पे अब लोगों ने मानना छोड़ दिया है कि आई मीन अब आप 55 साल में रिटायर हो रहे हो का कोई मतलब नहीं रहा है प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली। तो ये हम्म। एक बात ठीक है कि यहाँ पे फिजिकली जोखिम वाला काम है ना? आप शारीरिक जोखिम ले रहे हो। पर इवन वो भी मैं बोलूँगा कि अगर आप फिट हैं और मानसिक, शारीरिक दोनों तरह से फिट हैं, तो क्यों नहीं? और खासकर, और मेरे ख्याल से हम्म। कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर लोग करना चाहें काम तो क्यों नहीं? हाँ, तो ये एक है, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। छठा सॉल्यूशन ये है सौरभ की जो डिफेंस सिविलियन होते हैं, तो हर सेना में काफी सिविलियंस भी होते हैं, जैसे शायद जो उनका कैंटीन चलाते होंगे या फिर कुक्स या फिर काफी बड़ी तादाद रहती है उसकी। तो लोग कह रहे हैं कि वो डिफेंस सिविलियन की संख्या को कम कर दिया जाए। आर्मी टर्मिनोलॉजी में इसे कहता है टूथ टू टेल रेशियो। तो अच्छा। भारत का है 1:1.15, मतलब हर एक
सैनिक के लिए जो एक्टिवली जंग लड़ेगा, उसके लिए 1.15 सिविलियंस है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही। तो ठीक। लोग कह रहे हैं कि उसको कम कर दो, तो मुझे लगता है उसको कम करना ही चाहिए, लेकिन उसकी वजह से पेंशन घटेगी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो डिफेंस सिविलियन है ऑलरेडी एनपीएस में आ चुके हैं। तो ओवर अच्छा। टाइम इनकी वजह से पेंशन जो है उसका जो अमाउंट जा रहा है वो कम हो रहा ही है, वैसे ही होने वाला है। हुँ, तो हुँ, तो हुँ। ये एक सॉल्यूशन है। अक्सर जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले लोग हैं वो इस सॉल्यूशन को काफ़ी तरफदारी करते हैं कि डिफेंस हुँ। सिविलियन को कम कर दिया जाए। लेकिन अगर हम डेटा देखें तो डिफेंस सिविलियन को कम करना चाहिए, पर उससे आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, और ठीक। हमेशा मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है, फिर 7वां सॉल्यूशन है सौरभ, इन्वर्स इंडक्शन। ये हम लोगों ने प्रपोज़ किया था, जनरल मेनन और मैंने। एक्चुअली ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी का सॉल्यूशन है, हम लोगों ने कैसे कार्यान्वित करना है उसके ऊपर जोर दिया था। तो इसमें क्या होगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ही रिक्रूट करेंगे, और वो जो सोल्जर्स हैं वो आर्मी या नेवी, एयरफोर्स में 7 साल के ड्यूरेशन के लिए सर्व करेंगे, और उस वक्त के लिए जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रूल्स है वही अप्लाई होंगे, बेनिफिट्स वगैरह सब उन्हीं के अप्लाई होंगे, और 7 साल बाद वो वापस रिपैट्रिएट हो जाएंगे अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे क्या होगा, एक तो तो डेप्यूटेशन टाइप। हाँ, डेप्यूटेशन, तो इसकी वजह से डेप्यूटेशन जैसा। पेंशन तो नहीं होगा, पेंशन का बोझ नहीं होगा, क्योंकि सीआरपीएफ, सीएपीएफ को पेंशन एनपीएस के तहत मिलता है, नॉट थ्रू ठीक है। ओआरओपी। और दूसरा ये है कि उन्हें भी ट्रेन लोग मिल रहे हैं, और 7 साल के बाद ट्रेन मिल रहे हैं, ना कि 15-20 साल बाद। तो जो एज बिल्कुल। वाली उनकी प्रॉब्लम थी वो भी कम हो जाएगी। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। हम लोगों ने थोड़ा डेटा एनालिसिस किया था, कितने पैसे बचेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन वो पेपर में है, मैं अभी उस पर जोर नहीं देना चाहूंगा। तो ये एक 7वां सॉल्यूशन है जो कि सोचा जा सकता हुँ, हुँ। अच्छा सॉल्यूशन है प्रणय, मुझे लग रहा है कि इसमें 1-2 प्रॉब्लम्स हैं जो पिछले सॉल्यूशंस की वो कम हो जाती हैं। जैसे अगर तुम ये भी देखो कि जो शायद जो अग्निपथ स्कीम भी है, उसके लिए भी अगर आप इन लोगों को दो, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि ये वापस कहाँ जाएँ। उनका एक होम बेस है, जहाँ पे वो लोग है। वापस जा सकते हैं, और हो सकता है ट्रेनिंग का ड्यूरेशन भी कम हो, क्योंकि आपको सिर्फ थोड़ी-सी और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि एक बेसिक ट्रेनिंग तो इनके पास भी होती है। प्लस जो भी अब जैसे आज की डेट में जवान की 44 वीक ट्रेनिंग है, तो मे बी आप 34 वीक्स में आप ट्रेन कर सकते हो इस तरीके के व्यक्ति को जो कि सीआरपीएफ से आ रहा हो। तो आप अज़्यूम कर सकते हो कि भई पहले 10 हफ्ते की इसको बंदूक चलानी तो आती है ना ऑलरेडी, ठीक है? तो इस सौरभ, तरह से। इसमें हम लोगों ने अलग तरीके से सोचा था कि सीआरपीएफ रिक्रूट करेगा, लेकिन रिक्रूट के इमीडिएटली बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अच्छा। में चला जाए। उसके बाद अच्छा। 7 साल ट्रेनिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स देंगे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग काफी ठीक है। अलग होती है। फिर जब बिल्कुल। वापस जो आ रहे हैं, रिपैट्रिएट हो रहे हैं, तो एक रीट्रेनिंग होगी जो कि ठीक है। सीआईपीएफ देगा, क्योंकि उन्हें भी एक सिविलियन एटमॉस्फेयर में कैसे कंडक्ट करना है वो थोड़ा अलग ट्रेनिंग होगा, तो वो ठीक, रीट्रेनिंग ठीक। होगी और फिर वो आ जाएंगे। तो इस तरीके का हमारा सोचना है इस पर। लेकिन सौरभ, हाँ। इसमें मुख्य मुद्दा हुँ। ये है कि ये 7 सॉल्यूशन तो मैंने बताया, लेकिन एक ये मुझे लगता है एक आर्थिक प्रॉब्लम है, मूल रूप से एक आर्थिक प्रॉब्लम है। लेकिन इसे जब हम लोग डिफेंस के साथ मिला देते हैं तो लोग बोलते हैं अरे इसको आर्थिक रूप से नहीं देखना चाहिए, डिफेंस सबसे हुँ। ज्यादा जरूरी है, हम लोगों को एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करनी चाहिए वगैरह। लेकिन ये मुझे लगता है गलत सोच है। ये इकोनॉमिक्स और डिफेंस जो दोनों कम्युनिटीज हैं, इन्हें मिल बैठकर इसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है इन सातों में से कुछ ना कुछ एलिमेंट सबके लाए जा सकते हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है हुँ, कि एक करने हुँ। से कोई दूसरा नहीं कर सकते। शायद थोड़े थोड़ी तादाद में हम लोग हर सॉल्यूशन को लेके प्रॉब्लम का निजात ढूंढ सकते हैं। और हुँ। आखिरी में मैं ये कहूंगा, इन सब का जो मैं कह रहा हूँ सौरभ, डेटा ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वापस ये हुँ। डिफेंस की बात है। तो जैसे मैं आज भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि डिफेंस सिविलियन पे कितनी पेंशन जाती है, क्योंकि इसका डेटा नहीं होता, सरकार नहीं देती। अगर जो भी डेटा मिलता है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में लोग पूछेंगे तो मिलता है हमें, नहीं तो नहीं मिलता। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। अगर डेटा होगा तो लोग शायद बेहतर डिसीजन ले पाएंगे इसमें।
बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये तुमने बहुत बढ़िया बात करी। हम लोग एक बार पहले एपिसोड भी कर चुके हैं इसी चीज़ पे, तब भी हमने ये बोला भी था। आई थिंक रेणुका जी आई थी राइट एपिसोड में हमारे साथ। तो वो एक बिल्कुल कि अगर दोनों, एक तो डिफेंस और इकोनॉमिक्स कम्युनिटी को बैठना चाहिए पहले तो एक साथ, क्योंकि डिफेंस वालों को लगता है कि अरे नहीं-नहीं, तुम सिविलियन लोगों को समझ में नहीं आता है हमारी सब प्रॉब्लम, हाँ, राइट? तो ये उनका हाँ, हमेशा थोड़ा इस तरह से एटीट्यूड रहता है। और इकोनॉमिक्स लोगों को लगता है नहीं-नहीं, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, ये देखो मैं एक स्प्रेडशीट बनाऊँगा, उसी में से सब सॉल्यूशन निकल आएगा। हाँ, ठीक है। तो आई थिंक आपस में बैठें और बात करें तो शायद कुछ और खुल के चर्चा हो, जैसे हमने बाकी नीतियों में देखा है। कोई भी नीति में खुल के चर्चा होती है तो यूजुअली बेटर सॉल्यूशन निकलता है ना। ये छुप-छुप के क्या करना है, और ये कोई ऐसे डेटा नहीं है जो कि हम नहीं शेयर कर सकते। बिल्कुल, ये तो हमारे एकदम काम की चीज़ है। जितना खुल के चर्चा हो इस बारे में, देश के लिए भी अच्छा है और डिफेंस कम्युनिटी के लिए भी अच्छा है। तो बहुत मज़ा आया प्रणय, आज थोड़ी-सी लंबी हमारी छोटी पुलियाबाज़ी थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन बहुत तुमने विस्तार में अल्टरनेटिव समझाए, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Aditya Raj Kapoor, a long-distance biker, tells Cyrus all about his exciting solo travel around the world. On the Filter Coffee Podcast, Ujala Chaudhary talks to Karthik about growing up as an adopted child. On The Habit Coach, Ashton talks about how we can put on our explorer's hats and seek adventure. On All Things Policy, the Takshashila folk analyze the implications of simultaneous elections in India. And on Say No to Drama, Chetna helps us identify green flags in relationships. Do follow us on social media. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our other shows for that matter, do please tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. You can check us out on YouTube as well. On ivmpodcast.com/YouTube, we have a list of all of our YouTube channels. Do check out if your favorite show is available as full video. We are also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We'd really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It helps us build better shows for you. And finally, we'd like to thank our sponsors for this week: SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Thank you so much for making this possible. हम महिलाएं रोज के कामों में बहुत व्यस्त रहती हैं और हो भी क्यों ना, काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियां सभी पूरी करनी जरूरी हैं। पर इन सब के बीच हम जीवन के एक बहुत ही जरूरी पहलू को नजरअंदाज कर देती हैं, फाइनेंस। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं SBI लाइफ प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस, महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया पॉडकास्ट। यहाँ मैं प्रियंका आचार्य, आपकी होस्ट, आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपने फाइनेंसेस को बहुत आसानी से संभाल सकती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में हर मंगलवार नए एपिसोड्स के साथ IVM पॉडकास्ट नेटवर्क और अन्य चर्चित पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर।